गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार समीर जी। नमस्कार। बस ऊपर वाले की मेहरबानी जी, बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं। हम जुड़ गए हैं। आपका स्वागत, जैसे मैंने आपको कहा था, एक अनोखे अंदाज से होगा जी। तो आपका इंट्रोडक्शन भी करना है। तो ये दोनों चीज, मेरी एक छात्रा है अंचिता रॉय, 12वीं कक्षा की, वो अब चंद लम्हों में वो आपका स्वागत करेंगी। जरूर जरूर। वीडियो टू प्ले। जरूर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंचिता रॉय, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी की छात्रा, कुछ कहना चाहती हूँ। आज हम मिलेंगे गीत संगीत की दुनिया के क्रिश से, जिन्हें चैंपियन ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें सुनकर हर दिल की धड़कन में कुछ कुछ होता है। जी हाँ, जिन्होंने अपने पिता लालजी पांडे की अनजान पदवी को एक नए अंजाम तक पहुंचाया, जिन्होंने इस संगीत के बेखबर बाजार में एक हिम्मत वाला बेटा बनकर अंदाज अपना अपना दिखाया, जिन्होंने इस भागम भाग की दुनिया में अपनी दिल लगी की अलग रेस लगाई और अपनी अदा से हमें आवारा, पागल, दीवाना कर दिया। फैमिली ने आपका वेलकम 24 फरवरी 1958 में किया, पर तब किसे पता था कि यह लाडला क्या रंग लाएगा। किसे पता था कि बनारस की गलियां जिस पर फिदा है, उस पर एक दिन पूरा जमाना फिदा हो जाएगा। फैमिली ने तो बैंकर बना दिया, पर तब किसे पता था कि आपका दिल तो कविताओं से आशिकी कर बैठा है। तो बस देखकर कहा, गुरु मुझे कुछ कहना है, शायद आपको पहले भी कहीं देखा है। और बस शुरू हो गया एक नया सफर नए नसीब के साथ। राजा भैया की हाउसफुल लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने साजन बनकर शादी का लड्डू खाया और अपनी अर्धांगिनी से शादी के बाद बोले राजा हिंदुस्तानी कि जीवन में आएगा कभी खुशी कभी गम, पर हर मोड़ पर साथ रहेंगे हम। तो बीवी नंबर 1 अनीता जी ने भी कहा, जी क्यों नहीं, और इनकी जोड़ी बन गई जोड़ी नंबर 1। फिल्मों में आपकी धूम है, आपके आशिकी के तो हम सभी दीवाने हैं। तो आपसा तो कोई शिकारी ऐसा है ही नहीं जो अपने शब्दों के जादू से जन्नत की सैर करा दे। तो अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। जी, जो कि बरसात में चलने वाले शीतल झोंकों की तरह ही रोमानी है। अपने नाम के अनुरूप इनकी प्रतिभा को भी चंद शब्दों में बांध पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वो भी हवाओं की तरह ही बेशुमार है। जी, तो आज पेश है आपके सामने समीर जी। प्रणाम समीर जी, कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन? नमस्कार, बहुत बहुत। और बच्ची को मेरी तरफ से बहुत आशीर्वाद दीजिए, और उसने बहुत अच्छा प्लान किया और बहुत कुछ रिसर्च करके उसने ये बात कही है। तो जी, मेरी तरफ से पहुंचा दूंगा सर, आपका पैगाम उसको जरूर पहुंचा दूंगा। जरूर। और बस सर आपके साथ क्योंकि चंद लम्हे ही हैं, हम हर लम्हे का मौका उठा के आपसे सवाल जवाब चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अंजाम जी की 2 रचनाएं बनारस को मशहूर कर गई। एक रचना है हमारे सामने जो समीर है, और एक रचना है बनारसी पान, जो खैके पान बनारस वाला के बारे में हम बहुत जानते हैं। तो सर वो गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था, तो क्या आप आसपास थे, या कुछ किस्से उस गाने के बारे में आप बता सकते हैं हमें? नहीं, जरूर। ये बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा।
क्या होता है, ये आप गाने तो सुन लेते हैं मगर उन गानों के पीछे का दर्द और वो गाने बनते कैसे हैं ये आपको पता नहीं होता। ये लकीली एक ऐसा दौर था जब मैं बनारस में था, मगर इस गाने के वक्त मैं मुंबई आया हुआ था और उस रिकॉर्डिंग में मैं मौजूद था जी। जब मैं रिकॉर्डिंग में गया तो देखा तो वहाँ किशोर कुमार थे, कल्याण जी आनंद जी थे, मेरे पिताजी थे और सब इंतजार कर रहे थे कि किशोर दा कब रेडी होंगे गाने के लिए। किशोर दा एक तो जो कपड़ा पहन के आए थे बड़ा दिलचस्प था, उन्होंने चाइना सिल्क की लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था और एक पांव में अपना स्लीपर और एक पांव में अपनी धर्मपत्नी का स्लीपर पहने हुए थे। ओह माय गॉड। और आंखों में सुरमा उरमा लगा के, उनका क्या था, वो हमेशा रिकॉर्डिंग में आते थे तो कुछ नया रंग रूप बना के ही आते थे। अच्छा, हम लोग जो उनकी इमेज के बारे में नहीं जानते कि वो इतने बड़ी शख्सियत हैं, तो मैं तो बड़ा अचंभा हुआ कि अच्छा यही किशोर कुमार हैं, तो कमाल ही आदमी। खैर, फिर पिताजी आए और उन्होंने बोला कि अनजान तुम मुझे गाना लिखवाओ। तो जैसे ही पिताजी ने गाना लिखवाना शुरू किया और वो खास तौर से वो शेर जो लिखवाया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। तो उन्होंने कलम रख दिया, उन्होंने कहा कि ये बताओ, ये जो शब्द तुम ढूंढ के लाए हो, एक चकाचक, ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना था, ये लफ्ज तुमने कहाँ से इजाद किया, कहाँ से पैदा किया? फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मुखड़ा क्या है? तो पापा ने कहा कि मुखड़ा है कि खई के पान बनारस वाला। तो उन्होंने बोला खई के क्यों? मैं खा के गाऊंगा, मैं खई के नहीं गाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं जब तक तुम ये शब्द ठीक नहीं करोगे, जब तक मुझे इसका मतलब नहीं पता चलेगा, मैं गाऊंगा कैसे? तब पिताजी ने कहा कि दादा, प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, अगर इन शब्दों का आपको मतलब जानना है तो आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी, तब आपकी समझ में आएगा कि भंग क्या है, चकाचक क्या है और खईके क्या है। उन्होंने कहा कि दूसरी मजबूरी है कि इस फिल्म का जो हीरो है वो भी भैया है, वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, तो मुझे उसकी भाषा पकड़नी थी कि उसकी लैंग्वेज भी फिल्म में ऐसी है। बहुत कहने के बाद जब उनकी बात समझ में आई, उन्होंने बोला अच्छा ये है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि देखो अनजान, मैं ये टेक एक ही बार गाऊंगा, अगर ये टेक एक बार में नहीं ओके हुआ तो ये गाना मुझसे दोबारा नहीं गाया जाएगा, क्योंकि इसमें भाषा की प्रॉब्लम है, मूड का प्रॉब्लम है और बहुत ही अलग तरह का गाना है। खैर, सब लोग बहुत घबराए, लोग बोले यार किसी तरह गा दें, क्योंकि बहुत अर्जेंसी थी, गाना वो 1-2 दिन के अंदर शूट होना था। खैर, वो आए माइक पे और हम लोग रिकॉर्डिंग के जहाँ पे मशीन मैन होती है वहां जब गए और जब उन्होंने पहला शेर गाया तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगा कि बनारस की गलियों से किसी को उठा के ला के माइक के सामने खड़ा कर दिया है। और उन्होंने एक वादा लिया था कि अगर ये गाना हिट हो गया तो मेरी ये आखिरी तमन्ना होगी कि मैं बनारस में गंगा के बीच बजरे पे चलूं और वहां गाऊं और पूरा बनारस मुझे सुने। खैर, वो गाना तो बड़ा मशहूर हुआ, मगर वो उनकी आखिरी इच्छा इसलिए नहीं पूरी हो पाई क्योंकि पिताजी ने कहा कि देखिए दादा, आपको बनारस में ले जाके संभालना और वो भी गंगा के बीच में आप गाएं और लोग सुने तो उसमें 2-4 हजार लोग तो वैसे ही डूब के मर जाएंगे गंगा में। तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो अब वो गाना जो आप 2 मिनट में सुन लेते हैं, देखिए उसके पीछे कितने कितने हंगामे होते हैं, क्या क्या कुछ होता है, उसके बाद एक गाना बन के आप लोगों के सामने आता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया गाने के पीछे का राज आपने आज जाहिर किया। सर, एक सवाल और है, ये किसी दर्शक से आया है जी। बैंक की नौकरी में किसी और के पैसे गिनते गिनते आप बंबई चल के आपके पैसे किसी और से गिनवाने शुरू किए। इसमें सर तकदीर और संघर्ष दोनों का कितना परसेंटेज हाथ है? देखिए, तकदीर से बड़ी चीज तो कोई दुनिया में नहीं है, मगर मैं तकदीर से ज्यादा कर्म पे भरोसा करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना, तकदीर तो लिख दी गई है और जो चीज लिख दी गई है, जो आपके बस में नहीं है, उसके बारे में सोचना ये जो है ये कायरों का काम है। तकदीर पे हर बात छोड़ देना कि तकदीर में होगा तो मिलेगा, तकदीर में होगा तो ये होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए।
तकदीर में जो लिखा है वो होगा, मगर वो तभी होगा जब आप अपना कर्म करेंगे, अपना संघर्ष करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी शिद्दत करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां से यहाँ तक के आने के पीछे जो मेन वजह थी वो मेरी अपनी लड़ाई थी, मेरा अपना संघर्ष था, मेरी अपनी मेहनत थी और तमाम लोगों की दुआएं थी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। जी धन्यवाद सर। सर आपने जिक्र किया था कि ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन आप एक ऑनलाइन कंपटीशन अनाउंस करेंगे, कुछ सिचुएशंस आपको दिए गए हैं, उसके आप गाने बनाएंगे और बच्चे अपना ट्यून करके उस ट्यून को गूगल फॉर्म के जरिए अपलोड करेंगे। जी सर आपने कौन सा सिचुएशन हमारा दिया हुआ चुना है? देखिए, अभी एक बड़ा माहौल जो बहुत सरगर्मी जिस माहौल की है, जिस बारे में पूरी दुनिया जिसके बारे में बात कर रही है, जिसको हम कोरोना कहते हैं जी, और ये कोविड-19 का जो कहर है, ये जो महामारी है, इससे पूरा विश्व परेशान है और मानवता जो है, कहीं ना कहीं इंसान जो है खतरे में है। तो हम लोगों को जब कभी ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो अब हम उस पर कैसे गाना लिखते हैं, एक तो बच्चों को एक बात ये समझनी चाहिए कि जो गीतकार होता है वो कभी भी वो नहीं लिखता जो वो लिखना चाहता है। गीतकार हमेशा वो लिखता है जो एक कहानी, एक कैरेक्टर, एक किरदार उससे लिखवाता है। अब एक डायरेक्टर हम एक फिल्म बना रहा है, उसका टाइटल है कोरोना, अब वो आके मुझसे कहे कि भाई आप समीर जी कोरोना के ऊपर कोई गाना लिखिए, तब ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कोरोना के ऊपर उसको कोई गाना लिख के दूं। तो मेरे जहन में जब ये सिचुएशन आई और मैंने सोचा कि मैं इस पे कुछ लिखता हूं और मैं बच्चों से कहूं कि वो इसको बनाएं, क्योंकि इसमें उनको एक कहीं ना कहीं जो मैं लिखूंगा उसमें एक मैसेज भी होगा और उनको समझ में आएगा कि जब सिचुएशन पे गाना लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। एक लाइन है कि सबका एक ही दुखड़ा है, सबका एक ही रोना है, सबका एक ही दुखड़ा है, सबका एक ही रोना है, यहाँ देखो वहां देखो जहां देखो कोरोना है। अब ये चंद पंक्तियां हैं, इसको उनको अपने हिसाब से उसकी ट्यून बनानी है, उसको गाना है और ये गा के मुझे भेजें, तब मुझे समझ में आए कि आपके स्कूल के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और वो कितना हमसे मुतासिर हुए हैं, कितना मुझसे प्रभावित हुए हैं। जी जरूर सर, आपको ढेर सारी एंट्री मिलेगी और मुझे लग रहा है जजमेंट में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। सर दूसरा सवाल इसके जाने से पहले क्या मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि वो लाइन दोबारा दोहराएं ताकि हमारे बच्चे नोट कर सके सर? जी, कि सबका एक ही दुखड़ा है, सबका एक ही दुखड़ा है, सबका एक ही रोना है, यहाँ देखो वहां देखो जहां देखो कोरोना है, जहां देखो कोरोना है। जी धन्यवाद सर। अब हम आपकी मुलाकात हमारे 3 छात्राएं हैं, डीपीएस वाराणसी के अंशिका, डीपीएस नासिक की नम्या और डीपीएस नागपुर की भव्या। इन तीनों से आपका वो रूबरू होंगे सर आपके सामने जरूर। और आपने कहा था कि आप उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या फेवरेट लाइन है, गाने उनको कौन से पसंद हैं जी। और वो आपके फीडबैक देने से आपको शायद एक प्रेरणा मिलती है कि आजकल की जनरेशन को क्या पसंद है। तो वी विल जस्ट वेट फॉर अंशिका, नम्या एंड भव्या टू जॉइन अस। जी। Yeah, I can see them. They are there. Wonderful. Anshika, could you introduce yourself in just 2 lines so that Sameer ji gets to know about your interests and what you are all about? नमस्ते समीर जी, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल वाराणसी की छात्र हूँ। और मैं गाना लिखती तो नहीं हूँ, पर मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। मुझे सारे गाने गाना बहुत पसंद है, पर
कुछ ऐसे गाने हैं जो एक बार मेरे दिल में बैठ जाते हैं तो फिर मैं उन्हें दिन भर गुनगुनाती हूँ। Okay, Namya, you introduce yourself बेटा। नमस्ते सर, मेरा नाम नम्या अरोरा है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नासिक की छात्रा हूँ। मैं कथक सीखती हूँ और मुझे घूमना और पढ़ना बहुत पसंद है। जी, thank you Namya. I think till we wait for the other girl to join us, सर समीर जी आप इनसे सवाल कर सकते हैं सर। हाँ देखो बच्चा, जिसने मुझसे पूछा कि भाई मुझे गाने का बड़ा शौक है और मैं लिखती नहीं हूँ मगर मैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो गाना मेरे दिल में बैठ जाता है वो गाना मैं सारा दिन गुनगुनाती रहती हूँ, गाती रहती हूँ। एक तो मुझे ये पूछना है कि वो कौन सा गाना है जो उसको बहुत पसंद है, जो रिसेंट कोई गाना वो बताए, पुराना नया कोई भी गाना जो उसको बेहद पसंद हो और वो गाती हो, वो कौन सा गाना है? तो मेरा सबसे फेवरेट गाना है पल पल दिल के पास, वो मैं लगातार सुन सकती हूँ पूरे दिन। अच्छा, ये तुमको क्यों पसंद है बेटा, इसकी वजह क्या है? सर इसका मुझे सब कुछ पसंद है, इसकी जो धुन है, इसके जो लिरिक्स हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। मगर ये गाना है तो बहुत पुराना, तो ये पुराना गाना तुमको क्यों पसंद है? तुम आजकल के जो गाने हैं उन गानों को क्यों नहीं पसंद करती? सर आजकल के गाने भी पसंद हैं, मैं उन्हें सुन तो सकती हूँ, पर मुझे लगता है आजकल के गाने में उसके लिरिक्स में उतना मतलब नहीं होता, मतलब वो बहुत मीनिंगलेस होते हैं। और पुराने जमाने के गानों में आपको बहुत मिठास मिलेगी, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आजकल का कोई गाना मैं तुमसे पूछूं तो कौन सा गाना है जो तुमको फिर भी ठीक लगता है कि चलो गाहे बगाहे मैं इसको गा सकती हूँ? सर आजकल के गाने में सर मुझे वो मैं तेरी बन जाऊंगी वाला गाना भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा तुम मुझे पल दो पल वो तुम एक लाइन गा के सुनाओ, पल पल दिल के पास। अच्छा सर। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहते हो। अच्छा, ये मैंने सुना तुमको, बहुत अच्छी बात है कि तुम म्यूजिक से बहुत प्यार करती हो, म्यूजिक को समझती हो और म्यूजिक, मगर ये दो तरह की चीज होती है बेटा। या तो ये तुम्हारा अगर केवल शौक है तो शौक के लिए ठीक है, कैसा भी गा लो, दिल बहलाने के लिए अच्छा है, मगर अगर तुम सचमुच प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मेरी हिदायत है और मेरी ये राय है कि तुम किसी से जरूर सीखना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी आवाज है, मगर तुमको सुरों के बारे में, लफ्जों के बारे में थोड़ी बेहतर, तुम अभी बहुत बच्ची हो, बहुत छोटी हो, तो तुम अगर इस पे मेहनत करोगी तो तुम आगे चल के एक अच्छी सिंगर बन सकती हो। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। Namya, बेटा you can introduce yourself now. सर मेरा नाम नम्या है जी और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल नासिक की छात्रा हूँ जी। और मुझे कथक करना पसंद है, घूमना पसंद है और पढ़ना पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। आजकल के बच्चों का मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा कि पढ़ाई के साथ साथ जो उनका इंटरेस्ट लेवल है वो संगीत से जुड़ा हुआ है, और ये सब बहुत अच्छी बात है, संगीत से जुड़ना चाहिए, क्योंकि संगीत से जुड़ने में सबसे अच्छी बात है कि आपको अपनी एजुकेशन के लिए एक एनर्जी मिलती है, वरना आप सारा दिन जब केवल पढ़ते रहते हो तब कहीं ना कहीं बड़ा मोनोटोनस हो जाता है। जैसे तुमने कहा कि तुमको घूमना अच्छा लगता है, तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, तुमको डांस करना अच्छा लगता है, तो ये हॉबी जो हैं इनको कंटिन्यू रखो। ये क्योंकि ये केवल इसलिए नहीं कि तुम पढ़ रही हो इसलिए चीजें रखनी नहीं, ये बहुत जिंदगी में आगे भी जब जाओगी, तुम कोई भी जो भी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, राइटर, एक्ट्रेस बनोगी, डांसर बनोगी, जो भी बनोगी,
तो ये जो हॉबीज होती है लाइफ की, ये कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये हॉबीज नहीं है, ये तुम्हारा रिलैक्सेशन होता है। जब तुम एक आधा घंटा डांस करके जब तुम अपनी किताब उठाती हो, तो तुम्हारा जो पढ़ने में दिल लगता है, वो अगर तुमको केवल सारा दिन कहा जाए कि तुम पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो, तो तुम उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगी। तो बहुत अच्छी बात है। एंड नासिक तो बहुत खूबसूरत शहर है, मैं बहुत बार नासिक आया हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो शहर। और मेरी दुआएं हैं तुमको, तुम जिंदगी में जो करना चाहती हो जरूर करो, मगर उसके साथ एक चीज ध्यान रखना कि डांस करते करते मेरा गाना सुनते रहना, और मेरे किसी गाने पे डांस करके एक वीडियो करके मुझे जरूर भेजना। जी सर। थैंक यू। वंडरफुल, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन सर। अब हम चलते हैं नागपुर पे, जहां भव्या वेट कर रही है अपने आप का इंट्रोडक्शन देने। भव्या, द स्टेज इज योर्स। नमस्ते समीर सर, मेरा नाम भव्या अग्रवाल है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल लावा नागपुर में पढ़ती हूँ। मुझे कविताएं लिखना बहुत पसंद है और मुझे चित्र बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी बिरादरी की हो, तुम कविताएं लिखती हो। आज तुमसे बात करके मजा आएगा मुझे। पहले तो तुम मुझे अपनी किसी भी कविता की कुछ 2 पंक्तियां सुनाओ जो तुमको बहुत पसंद है, मुझे आइडिया तो लगे कि तुम क्या लिखती हो, क्या सोचती हो, कैसे लिखती हो। यस सर। उड़ना है मुझे इन 4 दीवारों की जंजीरों से। उड़ना है मुझे खुले आसमान नीले गगन में। चिड़िया बन जाऊंगी, गगन को छू जाऊंगी। पकड़ नहीं पाओगे, इतनी ऊंची चल जाऊंगी। उड़ना है मुझे इस दुनिया की सोच से दूर चली जाऊंगी। इतना पढ़ लिख जाऊंगी, इनकी सोच को टुकराऊंगी। उड़ना है मुझे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कि आजाद ख्याल। जो एक इस तरह इस उम्र में जब ये कविताएं लिखी जाती हैं बेटा, तो ये कविताएं वही लिखी जाती, कविताएं 2-3 तरह से लिखी जाती हैं। जो राइटर होता है, एक तो जन्मजात राइटर होता है जिसको हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, जिसके अंदर वो जर्म्स होते हैं, वो जीन्स होते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ तो मेरे पिता गीतकार अनजान थे, तो कहीं ना कहीं ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से मैं गीतकार बन गया। तो ये जो क्रिएटर होते हैं, ये बनते नहीं, ये बने बनाए आते हैं। ये अपनी चीजों को फिर धीरे धीरे डेवलप करके, अब उसमें उनकी शिद्दत जितनी होती है, जैसे तुमको अगर कविताएं लिखना पसंद है, तो अब ये जो तुमने कविता लिखी है उड़ना है, ये तुम्हारी इस उम्र की एक सोच है, तुम्हारा एक ड्रीम है, जो तुमने कभी बैठे बैठे सोचा और तुम्हारे मन में एक बात आई और तुमने पेपर पे उसको उतार दिया। मगर अगर ये सचमुच तुम्हारे अंदर कोई कवि बैठा होगा, कोई कवित्री बैठी होगी, तो ये आगे तुमको उम्र के हर पड़ाव पे ऐसी कविताएं लिखवाती रहेगी। और अगर केवल तुम्हारा शौक होगा तो एक दौर तक जाके ये चीज खत्म हो जाती है। तो अगर सचमुच तुम्हारा दिल करे बार बार कि तुमको कुछ लिखना है, तो उसको टालना मत, उसको लिखते रहना, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मत होए सुजान। तो वो उससे पीछे मत हटना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में जो तुमने कविता सुनाई है, ये तुम्हारा अपना आजाद ख्याल है, और उन ख्यालों को जो आगे बांधना चाहिए। केवल बहुत बार ऐसा होता है कि एक लाइन केवल आ जाती है, उड़ना है, अब उसके बाद क्या लिखूं मुझे समझ में नहीं आता। मगर तुमने बहुत दूर तक निभाया है कि उड़ना है और कहाँ तक जाना है, गगन की किस ऊंचाई तक जाना है, और मुझे इतना पढ़ लेना है कि सारी दुनिया की पढ़ाई को पीछे छोड़ देना है अपनी उड़ान से। तो कहीं न कहीं इन चीजों को और पढ़ने के लिए, लिखने के लिए जरूरी है कि पढ़ो बहुत लोगों को, जिस तरह के भी कवि गीतकार तुमको पसंद हो उनको पढ़ो और उनको सुनो, उनके गानों को, उनकी पोएट्री को, उनके जैसे कवि सम्मेलन मुशायरों में जो लोग आते हैं, जो पढ़ते हैं, वो चाहे कवि हो कवित्री हो, जो तुम्हारे फेवरेट हो, उनको जितना ज्यादा पढ़ोगी सुनोगी, उतनी ज्यादा समझ तुम्हारी और बेहतर होगी। Thank you, sir. Thank you, sir. Before we go to the next question, let me inform all the people who are watching and listening to this webinar that in the chat box, the Google form which has to be filled in is available. Please go to the chat box and look at the Google form, take it, fill it up, and then send it across to
Right. Anshika, I'm sure you have a lot more questions in your kitty. So shoot your first question, bete. Yes, sir. सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसा कि हम सबको पता है कि आपके पिताजी ने आपको संगीत के राह पर चलने से रोक दिया, आपको मना कर दिया, पर फिर भी आपने ठान ली और आप आज इतने बड़े हस्ती बन गए। तो जब आपके गाने हिट होना शुरू हो गए, जब लोग उन्हें पसंद करने लगे, तब आपके पिताजी का इसके ऊपर क्या रिव्यू था? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? जी बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, पिताजी ने क्यों मना किया, उनकी अपनी खुद की एक वजह थी। वो इसलिए मना करते थे क्योंकि उन्होंने 17 साल तक संघर्ष किया था, तो वो नहीं चाहते थे कि जिस आग में वो जले हैं उसमें आके उनका बेटा भी जले। ये मुझे उन्होंने बाद में बताया, और इसलिए मैंने BHU से, बनारस यूनिवर्सिटी से M.Com किया, नौकरी की, सब किया। मगर एक मोड़ पे, ये तुम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत गौर से सुनना, और जब मैं बैंक में गया और मैंने 2-3 दिन नौकरी की, तो कहीं ना कहीं मेरे अंतर मन से, मेरे दिल से एक आवाज निकलती थी कि ये मंजिल तुम्हारी नहीं है, ये रेगुलर तुम्हारी नहीं है। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। उस जमाने में बैंक की नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल काम था, मगर एक रात मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद मैं दुनिया में किसी की नहीं सुनूंगा मेरे दिल के सिवा। और आज तक बेटा मैं वही करता हूं जो मेरा दिल कहता है, और तुम भी जिंदगी में वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। अब इसके जब कहता है तो उसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ये फैसला भी तुमको ही करना पड़ता है कि जो तुम्हारा दिल कौन सी चीज कह रहा है, जो रास्ता सही है और जिधर तुमको जाना चाहिए। बहुत बार दिल कुछ ऐसी चीजों के लिए भी कहता है जिनको बेहतर इसी में है कि उसका चुनाव नहीं करना चाहिए। मगर जहां तक कैरियर का सवाल है, कैरियर वही अपनाना मैंने हमेशा देखा है। जैसा तुमने मेरे खुद के बारे में देखो कि M.Com करने के बाद मैं एक कवि हो गया, एक गीतकार हो गया, और अगर मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी होती तो जो कुछ मैंने आज हासिल किया वो मैं हासिल नहीं कर पाता। और ये मैंने अमिताभ बच्चन से बात की, मैंने शाहरुख खान से बात की, सबका यही कहना है कि जीवन में वही करो जो, क्योंकि जो दिल जो चीज को कहता है और आप करते हो ना, जब उस चीज को दिल से करते हो, और जो काम दिल से किया जाता है उसी में उपलब्धि होती। जी सर, थैंक यू सो मच सर सवाल का जवाब देने के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी। जब आप छोटे थे तो आपकी स्कूली जीवन या आपकी शिक्षा ने आपको कैसे सहायता की एक गीतकार बनने में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। और जीवन में शिक्षा केवल व्यवसाय के लिए की जाए ये जरूरी नहीं है। शिक्षित होना हर क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप नेता बने, अभिनेता बने, कलाकार बने, फनकार बने, क्योंकि शिक्षा से ही आपको आपके जीवन को समझने की, आपके रास्तों को चुनने की, आपको सही मार्गदर्शन देने की, आपको सही परवरिश में ढलने की, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको केवल शिक्षा से मिलती है। तो जीवन में सबसे जरूरी अगर कोई चीज है वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो ये बिल्कुल सोच लीजिए कि आप जो भी करने जाएंगे उसमें आप आसमान की उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जो आप शिक्षा करके अगर करते तो जहां पहुंच पाते। तो जीवन में शिक्षा केवल इसलिए मत करना क्योंकि तुमको डॉक्टर बनना इसलिए तुमको पढ़ना जरूरी है, या तुमको राइटर बनना है। तुमको चाहे डांसर भी बनना हो, तुमको एक मैं अगर कहूँ कि माली भी बनना है, मगर उसके लिए तुम्हारी पढ़ाई बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, ये तुम्हारी सोच में, तुम्हारी भावना में, तुम्हारे रास्ते में एक ऐसी बैसाखी की तरह काम करती है कि जब तुम कभी तकलीफ में होते हो तब तुमको तुरंत शिक्षा जो है वो रास्ता दिखा देती है। शिक्षा जब आप करते हो, ग्रहण करते हो, तो शिक्षा के दरमियान आपको पढ़ने के अलावा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है,
बहुत से दोस्त मिलते हैं, बहुत से गुरु मिलते हैं, बहुत से फिलोसफर मिलते हैं, बहुत से कॉलेज मिलते हैं, बहुत से अलग अलग इन्वायरमेंट मिलते हैं, जहां से आप क्या क्या सीखते हैं। जब आप बड़े होते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो इन चीजों को मैं कैसे जान पाता। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ कि मैंने बनारस में पढ़ाई की, मेरी इंग्लिश उस जमाने में बहुत अच्छी नहीं थी। अगर मैं अच्छी पढ़ाई किया होता, किसी कॉन्वेंट में पढ़ा होता, तो मैं साउथ इंडिया की बहुत फिल्में कर लेता। बहुत कम फिल्में मैंने की, क्योंकि वहाँ के लोग केवल या तो इंग्लिश में बात करते हैं या तमिल तेलुगु में बात करते हैं। तो अब देखो, यहाँ शिक्षा इसलिए मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई क्योंकि वो मैंने उतनी अच्छी पढ़ाई की नहीं थी, क्योंकि हम जिस माली हालत में थे हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी, अभी हमको पढ़ना है, मान लो उर्दू पढ़नी है, अब उर्दू में हमको उर्दू पढ़ने नहीं आती, तो बहुत से ऐसी किताबें हैं जो छूट जाती हैं। इंग्लिश में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए, नहीं वो छूट जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षा इसलिए करनी बहुत जरूरी है कि आप जीवन में जब आगे बढ़ें तो शिक्षा उसमें आपका पूरा सहयोग करे। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। समीर जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं आपका बर्थडे कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले मेरा जन्मदिन आता है, एंड आपके बर्थडे के दिन ही मेरे दादाजी का भी बर्थडे आता है। क्या बात। चलो तो तुमको एक और दादा मिल गया अभी। यस सर जी। भव्या, you can ask your question now. थैंक यू। समीर जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, एक उत्तम गीत की विशेषताएं क्या होती है? देखो बेटा, उत्तम गीत वो है जो आम आदमी से लेके खास आदमी तक के दिलो दिमाग पे छा जाए। उत्तम गीत की परिभाषा ये है जो रास्ते पे चलते हुए एक ऑटो चालक से लेके और एक प्रोफेसर तक को समझ में आए। उत्तम गीत वो है जो किसी के रास्ते के मील के पत्थर को हटा के उसका रास्ता आसान कर दे। उत्तम गीत वो है जिसको सुन के जीवन में आपको एक नई ऊर्जा मिले, आपको एक नई दिशा मिले। उत्तम गीत वो है जो समाज को एक नया मोड़ दे। उत्तम गीत वो है जो हमारे सैनिकों को राष्ट्र के लिए अपने आप को बलिदान हो जाने की भावना दे। तो गीतों का महत्व वो होता है कि केवल गीत लिखने के लिए नहीं होते, गीतों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और गीतकार की भी एक जिम्मेदारी होती है। तो गीत, उत्तम गीत वही हैं जो ये सारे काम कर सके। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अंशिका, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सर, हम सब जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या जब हम कोई नया काम करने वाले होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। हम बहुत नर्वस हो जाते हैं कि कहीं ये चीज काम करेगा या नहीं। तो सर, जब आप बनारस छोड़ के मुंबई आ रहे थे अपने संगीत के सफर को आगे तक ले जाने के लिए, तब क्या आपके मन में ऐसी दुविधाएं आई थी? क्या आप थोड़े डरे थे? बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बिल्कुल आई थी। और ये जो दुविधा वर्ड जो तुमने इस्तेमाल किया है ना, ये जीवन का सबसे खतरनाक शब्द है। जीवन में किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इरादे बांधते हैं, बांध के फिर तोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो ऊहापोह की स्थिति है, ये जो द्वंद्व की स्थिति है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इसके बाहर निकलना चाहिए। और एक शेर जो मजरू साहब का है, बहुत खूबसूरत शेर है, और ये हमेशा जिंदगी में याद रखना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मतलब मंजिल की तरफ, जानिबे मंजिल मतलब मंजिल की तरफ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तुम्हारे इरादे बुलंद होने चाहिए, और जब इरादे बुलंद होते हैं तो उसमें दूसरा थॉट नहीं आता। क्योंकि देखो, जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो दो राय रख के नहीं प्यार करता। वो प्यार करता है तो प्यार करता है,
ये नहीं करता कि अरे अगर कहीं लड़की बेवफा हो गई या लड़का बेवफा हो गया तो क्या होगा, नहीं नहीं, वो एक पागलपन है, वो एक मैडनेस है। तो वैसे ही जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में जब तुम जाओ तो पहली जो जिस चीज को मार देना चाहिए वो ये जो द्वंद्व वाली स्थिति होती है, जो आपके दिल में जो दो ख्याल होते हैं, पहले उनको मार दो, फिर अपना फाइनल रास्ता चुनो, वरना सारी जिंदगी वही करते रहोगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। नम्या, योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या एक गीतकार जन्म से ये गीतकार होता है या फिर शिक्षा के साथ या शिक्षा की सहायता के साथ वो एक गीतकार बन सकता है? नहीं बेटा, गीतकार कोई बन नहीं सकता, गीतकार जन्मजात ही होता है, मगर वो शिक्षा के साथ अपने गीतों को अब जवान कर सकता है, अपने गीतों को बेहतर बना सकता है, अपने गीतों में आपके भावों को बेहतर बना सकता है। वो जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं तो आपकी पंक्तियों में, आपकी कविताओं में उसकी गहराई आती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सोचो, ये बहुत आसान लगता है, जैसे मैंने एक गाना लिखा है कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अब ये सुन के शब्द बहुत आसान लगते हैं, मगर इन शब्दों के अंदर जब झांकोगी तब तुमको समझ में आएगा कि इसके भाव जो हैं बहुत गहरे हैं। कोई भी तुम गाना ले लो जो तुमको बहुत पसंद है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है सारे नाते हैं ना। अब कहने के लिए शब्द कितने आसान है, कस्में वादे प्यार वफा, मगर बात केवल शब्दों की नहीं होती, बात शब्दों के पीछे के जो भाव होते हैं ना उनकी होती है। और वो भाव आपको आपकी शिक्षा, आपके अनुभव और आपके जीवन के संघर्ष और आपके जीवन के सुख दुख जो हैं वो भाव आप में भरते हैं, और तब जाके आपकी कविता बहुत जवान होती है। मगर ये कभी नहीं हो सकता कि आप अगर जन्मजात कवि नहीं हैं तो आप पढ़ के या लोगों को सुन के आप कुछ पंक्तियां लिख लेंगे, दो चार कविताएं लिख लेंगे, मगर ये सफर दूर तक नहीं। क्योंकि हमेशा हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्रिएटर बोलते हैं। क्रिएटर जो होता है वो बनाया नहीं जाता, वो पैदाइशी होता है। वो अमिताभ बच्चन पैदा ही हुए थे एक्टिंग करने के लिए, सचिन तेंदुलकर पैदा ही हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए, समीर पैदा ही हुए हैं गीत लिखने के लिए। मगर अगर मैं, बहुत से ऐसे दोस्त मेरे हैं जो एक दो कविता लिख लेते हैं मगर वो पढ़ के सुन के जोड़ तोड़ के कर लेते हैं। तो ये कभी भी जीवन में ये बात जरूर याद रखना कि अगर तुम्हारे अंदर जन्मजात वो गुण नहीं है या वो जिन्स नहीं है तब तुम कभी भी बहुत बड़ी कवित्री या कोई भी कलाकार नहीं बन सकती। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। आई थिंक ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। ग्रेट। समीर जी, आपने बहुत अच्छी बात करी आपके वक्तव्य में कि एक गीतकार की जिम्मेदारी होती है जी। उसी जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आजकल का जो ईव टीजिंग वाला दौर है जी, एक एसिड फेंकने वाला दौर है जी, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के फिल्म की कहानियां, नोकझोंक, छेड़छाड़ और कुछ गाने, इसके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जैसे देवानंद का एक बहुत सुंदर गाना था पुराना, आपकी हर एक आह एक तूफान है, जो ट्रेन में हीरोइन को वो छेड़ रहा है। वहां से शुरुआत होके एक गाना और भी आया था जहां व्हाई शुड बॉयज ऑलवेज हैव द फन, लड़कियां छेड़ रही है रुक रुक अरे बाबा रुक, वो वाले गाने। तो कहीं ना कहीं सर क्या गीतकार जिम्मेदार हैं या फिल्म जिम्मेदार हैं आज का इस जो दौर से हम गुजर रहे हैं जहां लड़कियों पर ये अत्याचार है या ये जो शोषण होता है इनकी ईव टीजिंग के साथ? हेलो। हाँ सर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल उठता है, मगर मैं आपको बताऊं ये सोच गलत है। क्या है, ये जो लोग सोचते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज को बहुत प्रभावित करता है, ये गलत सोच, गलत है। असल में समाज सिनेमा को बहुत प्रभावित करता है। ये जो तेजाब फेंकने वाली फिल्म बनी,
ये फिल्म देखने के बाद तेजाब नहीं फेंका गया है, ये पहले तेजाब फेंक दिया गया था, उसके बाद फिल्म बनी। ये कहानियां, ये किरदार, ये चरित्र कहाँ से पैदा होते हैं? ये समाज में जो कुछ होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज जो है फिल्म का आईना है, फिल्म समाज का आईना नहीं है। अगर समाज में वो चीजें घटित हो रही हैं, समाज में अगर वो बुराइयां हैं, समाज इसके लिए जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं भैया देखिए क्या होता है, आप लोग बोलते हैं कि पहले के गीतों में बड़ा ठहराव था, आप जैसे गानों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले वैसे गाने बनते थे, तब हमारी जिंदगी के आसपास वैसे किरदार हुआ करते थे, वैसे इंसान हुआ करते थे, वैसे कैरेक्टर हुआ करते थे। जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, जैसे जैसे हालात बदलते गए, आज हमारे बच्चे इंग्लिश स्टाइल के गाने सुनते हैं क्योंकि वो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश गाने सुनते हैं। तो जब बदलाव आता है तो उस बदलाव का इम्पैक्ट जो है वो फिल्मों पर भी होता है, गानों पर भी होता है, संगीत पर भी होता है, हर जगह होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मदर इंडिया का म्यूजिक, गजल का म्यूजिक या गंगा जमुना का म्यूजिक आए, तो आपको उस तरह की कहानियां लानी पड़ेंगी, उस तरह के किरदार लाने पड़ेंगे। अब अगर शहीद भगत सिंह बनेगी, जैसे मैंने शहीद भगत सिंह जो लिखी ए आर रहमान के साथ, उसके आप गाने सुनिए, आपको कहीं भी पिछले शहीद भगत सिंह के गानों से कम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको वो कहानी मिली, वो किरदार मिले। अब उस भगत सिंह में मैं कोई ऐसा गाना लिख दूं तब ये दोषारोपण मेरे ऊपर हो सकता है। अभी मुझे फिल्म लिखने के लिए मिल रही कूली नंबर 1, मवाली नंबर 1, लफंगा नंबर 1, तो अब इसमें आप साहित्य ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको कैसे मिलेगा, वो बहुत ही विरोधाभास है। तो ये अगर आप फिल्म में अच्छी चीजें देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि हमको अपने आप को बदलना चाहिए, अपने समाज को बदलना चाहिए, अपने आप के आसपास के परिवेश को बदलना चाहिए। आज हमारे बच्चों के बीच जो द्वंद्व होता है उसके पीछे जनरेशन गैप है। हम बच्चों को नहीं समझ पाते, बच्चे हमको नहीं समझ पाते। अब इस दूरी को कैसे कम किया जाए, इसके बजाय हम उनसे झगड़ा करते हैं, उनको डांटते रहते हैं, उनको हम अपना उपदेश देते रहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में वैसा था। तो भाई आप वो जमाना तो लेके आओ। वो वसीम बरेलवी की बहुत खूबसूरत लाइन है कि जवान लोगों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, जवान लोगों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग क्यों अपना जमाना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप किसी फिल्म, किसी गीतकार या किसी डायरेक्टर को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। अगर वो चीज होगी ही नहीं तो फिल्म वाले क्या आसमान से लेके कोई कहानी पैदा करेंगे? आज तक दुनिया में जितनी कहानियां बनी हैं वो कहीं ना कहीं उस दौर से, उस समाज से, उस देश से, उन चरित्रों से ही प्रभावित होकर बनी है। आप देखिए गंगा जमुना में विलेन कौन है? गांव का एक लाला रहता है। उसके बाद विलेन कौन आया? चाइनीज विलेन आया। उसके बाद विलेन कौन आया? वो डाकू आए। उसके बाद विलेन कौन आया? नेता लोग विलेन हो। तो ये जो परिवर्तन जो हुआ, इन्हीं चीजों को फिल्म ने कहीं न कहीं प्रदर्शित किया, दिखाया, बताया लोग। धन्यवाद सर। सॉरी कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, होना चाहिए, कुछ गंभीर मामले पे भी बात होनी जरूरी है जी। That was not the intention anyway. Thank you very much sir for I mean the debate on this can go on art for art's sake or art for social sake. ये तो चलता रहेगा। आइए अगर हम अभी ऑडियंस क्वेश्चंस कुछ हम ले सकते हैं तो नम्या, are we ready with some of the audience questions? जी सर आपसे डॉक्टर पुष्पी दत्त जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल डीपीएस नासिक से हैं, वो आपसे ये पूछना चाहती हैं कि क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका लिखा हुआ कोई बहुत खूबसूरत गाना खुद आप पर ही फिल्माया जाना चाहिए? बेटा लगा तो बहुत कुछ, लगा तो ये भी कि वो उस फिल्म का हीरो भी मैं होता तो ज्यादा बेहतर होना चाहिए था। और तुम यकीन नहीं करोगे, अपने टीचर को बोलना कि जब साजन मैंने लिखी थी तो मीडिया ने एक सवाल उछाला कि भाई माधुरी दीक्षित को सलमान और संजय दत्त पे नहीं मरना चाहिए, वो तो उनकी शायरी पे मरती हैं, तो शायरी तो समीर जी की थी, तो माधुरी दीक्षित को तो समीर जी पे मरना चाहिए, वो संजय दत्त पे क्यों? तो काश वो होता सर तो आज डॉक्टर नेने नहीं होते। तो कहीं ना कहीं बेटा मन में तो बहुत सारी उत्कंठाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, मगर जीवन
मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो जीवन में जो मिला है मैं उसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मुझे बहुत सारे ऐसे ऑफर आए, मगर मेरे पिता ने यही जुमला मुझे सिखाया था कि जीवन में जब एक रास्ता चुन लेना तो कभी भी रास्ते से भटकना मत, क्योंकि एक मोची बाटा बन सकता है और एक बाटा भी मोची बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। बेटे, द नेक्स्ट ऑडियंस क्वेश्चन। सर, अगला सवाल अनवी भंडारिया आपसे पूछना चाहती हैं कि उनने कोई गीत लिखी है तो वो उन गीत को कंपोज करना चाहती हैं और उनको बेचना चाहती हैं, तो वो ये कैसे कर सकती हैं? हाँ देखो बेटा, कहीं ना कहीं उनके मन में मंशा है कि वो फिल्मों तक कैसे आए। तो अब ये तो गीत तो बिकेंगे तभी जब आप फिल्मों में आए। कहीं ना कहीं आप या तो मुशायरों तक जाएं, जहां से जो माध्यम है पैसा कमाने के, जहां पे आप या स्टेज पे आप जाएं, परफॉर्मेंस करें, गाएं। तो अब अगर वो गीत के माध्यम से ही चाहती है तो अगर उनका काम है गीत लिखना, पहले तो केवल गीत लिखें, उसके बाद कोई संगीतकार ढूंढें जो उसकी धुन बनाए, उसकी तर्ज बनाए। उसके बाद अगर फिल्म तक आना है तो उसके रास्ते हैं। पहले आपको आपकी कविताओं को किताबों में, मैगजीन्स में छपनी चाहिए, फिर उसके बाद आप दूरदर्शन तक जाओ, रेडियो तक जाओ, उसके बाद आप टेलीविजन तक जाओ, उसके बाद आप इस नगरी में आओ और यहाँ जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ से संघर्ष करके मैं बना, जहाँ बाकी जितने भी गीतकार बने, तो अगर उनकी कविताओं में वो बात होगी तो वो उनके गीत भी बिकेंगे और उनको भी बहुत पैसा मिलेगा। We can take one more question. I think we have time for it. Namya? All right. I think, sir, let me ask the question while we wait for the other audience questions. Sir, यदि आज तक के जो गाने आपके जहन में हैं, सुने हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके लिखे वाले हो, तो सारे गाने में आपको कौन सा लग रहा है कि आपकी जिंदगी पर ये खरा है? यदि आपकी जिंदगी का एक फिल्म बने, बायोपिक बने और हम एक टाइटल सॉन्ग लगाएं, तो कौन सा गाना लगेगा सर जो आपके लिए बिल्कुल सही उतरता हो? देखिए भैया, हमारा जीवन जो है बड़े उतार चढ़ाव का रहा है, बड़े सारे शेड्स रहे हैं मेरी जिंदगी में, बहुत कुछ मैंने जीवन में, तो एक कभी भी किसी की भी बायोपिक बनती है तो उसके सारे पहलुओं को उसमें उजागर किया जाता है। मगर मेरी जिंदगी का जो सबसे अहम पार्ट है, जिस चीज पे मैं बहुत यकीन करता हूँ और उसी मंत्र की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, उसमें दो ही चीजें जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, एक आपका कर्मा और दूसरे आपके पॉजिटिव थॉट्स। तो मुझे वो गाने बहुत पसंद आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं वो गाने आपके मॉरल को बूस्ट करते हैं। अभी मेरे पिताजी का एक गाना बहुत खूबसूरत है, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पांव थक के चूर है तो क्या हुआ। ऐसे बहुत से गाने हैं जो बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं, उन गानों से मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो मुझ पे जब कोई फिल्म बने या मेरे बायोपिक पे बने तो कहीं ना कहीं उस फिल्म का मिशन ये होना चाहिए कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको किन किन रहगुजर से होके गुजरना पड़ता है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने इतने सारे संगीतकार के साथ काम किया है, आपका फेवरेट संगीतकार कौन है जिसके साथ बहुत मजा आया और एक बॉन्ड बन गया जिससे बढ़िया गाने बनते गए? देखिए भैया, मैंने तकरीबन 106-107 संगीतकारों के साथ काम किया है, मगर ये जोड़ियां कहते हैं, जोड़ियां बनती हैं आसमानों पे, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से बन के आते हैं। कुछ चंद संगीतकार रहे हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है और बहुत अच्छा काम हुआ है। उनमें आनंद मिलिंद का नाम है, नदीम श्रवण का नाम है। मेरे जितने सम्मान मुझे मिले हैं वो सारे गाने नदीम श्रवण के हैं। उसके बाद जतिन ललित हैं, अनु मलिक हैं और हिमेश रेशमिया जी हैं। उसके बाद उनके साथ प्रीतम हैं, साजिद वाजिद हैं। ये कुछ चंद नाम हैं जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मगर नदीम श्रवण के गाने आज भी लोग जब सुनते हैं तो मुझसे कहते हैं कि सर जो काम आपने नदीम श्रवण के साथ किया है वो किसी के साथ नहीं। उसका रीजन है क्योंकि नदीम के गानों की जो मेलोडी होती थी, उनको जो शायरी की समझ थी और वो जिस तरह की फिल्में करते थे, तो कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छी टीम के साथ जुड़ जाते हैं तब आपका भी काम बहुत बेहतर हो जाता है।
बढ़िया, थैंक यू सर। सर कोई फेवरेट फिल्म आपकी, इतनी सारी फिल्म कर चुके हैं, जो सबसे अच्छी फिल्म आपको लगी देख के कि भाई ये मुझे बहुत पसंद है? हाँ भैया, बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ इतनी लैंडमार्क फिल्में हैं मेरी कि मैं किसी एक का जिक्र करूं तो देखिए, अगर उस जो मेरे मिजाज की फिल्म जिसको मैं कहता हूँ वो थी साजन। क्योंकि साजन की जो जमीन थी वो थी एक ट्रायंगल जो होता है, जो 3 त्रिकोणीय प्यार जब होता है ना, तब उसमें जो दिल के जो जज्बात होते हैं वो तमाम उसमें शामिल हो जाते हैं। उसमें मिलन भी है, जुदाई भी है, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी है, उसमें दर्द भी है उसमें। तो वो फिल्म एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी क्लीन फिल्म थी। उसके किरदार बहुत अच्छे थे, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, और वो फिल्म आप बार बार देखो तो आपको देखने का मन होता है। जी, बहुत बढ़िया। नम्या, आर वी रेडी विद वन मोर ऑडियंस क्वेश्चन? जी सर। या गो अहेड एंड आस्क। सर, आपसे सवाल है कि आपने जो गीत लिखे हैं उनमें से आपका सबसे मनपसंद गीत कौन सा है? जो जिसने सवाल पूछा है उनसे बोलना जो आपको बहुत पसंद है वही मेरा बहुत फेवरेट गाना है। क्योंकि एक बात बोलना याद रखो कि आवाम का फैसला जो है ना, वही सबसे सही फैसला होता है। तो आवाम को अगर जो गाने मेरे पसंद हैं वो सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मगर अभी उन्होंने सवाल पूछा ही है तो मैं उनसे बताऊं कि मेरा बहुत पसंदीदा गाना है फिल्म तेरे नाम का टाइटल ट्रैक, तेरे नाम मैंने किया है जीवन अपना सारा सनम। बहुत बढ़िया। Namya, do we have any more questions from the audience? Namya? Hello, Namya? कैसे निकालते थे कि आप गीत की जो प्रैक्टिस कर पाए, प्रयास करके आप गीत कैसे लिखते थे टाइम निकाल के? एक बार फिर बेटा क्वेश्चन रिपीट करो, मैंने सुना नहीं अच्छे से। सर, आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल जाते थे तो आप गीत की प्रैक्टिस करने की या फिर गीत लिखने का जो समय है वो कैसे निकालते थे और कब निकालते थे? स्कूल के समय मैं जब लिखता था तो उस जमाने की जो कविताएं या जो गीत में लिखता था उसके लिए समय निकालने की जरूरत ही नहीं होती थी बेटा। वो तो रास्ते में चलते हुए कोई लाइन आ गई, दोस्तों से बात करते हुए कोई लाइन आ गई, कहीं मस्ती करते हुए कोई लाइन आ गई, तब कभी बहुत गहरे ख्याल आते नहीं थे और तब तक पोएट्री की बहुत समझ भी नहीं थी। तो जो चंद पंक्तियां जो मन में आती थी उनको डायरी में लिख लेता था। कभी कभी कुछ चीजें आती थी तो दोस्तों को सुना लेता था, और मैं अपने को जज करता रहता था कि जो लाइन दोस्तों को अच्छी लगे तो मुझे लगे कि इस लाइन में कुछ बात है। उसके लिए मैं कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं किया। और एक बहुत अच्छी लाइन उनको बताना, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो जब दिल में आता आए लिखते जाओ, उसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि खास वक्त निकालो कविता लिखने के लिए। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। Namya, do we have any more questions? No sir. All right, great. सर मुझे एक सवाल है करना है। आपने सर बचपन में कभी पनिशमेंट मिली थी गाने लिखने के लिए? क्लास से निकाला गया था, और वो भी काफी बड़े, मैं मेरे ख्याल से बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। तो मेरी एक आदत हुआ करती थी कि मैं जैसे ही स्कूल में जाऊं, क्योंकि दोस्त जो थे उस दौर के दोस्त, आपको पता है जवानी के दोस्त कैसे होते हैं, वो लड़कियों को छेड़ने के लिए मेरे पीछे पड़े रहते थे। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले जाके ब्लैक बोर्ड पे एक लाइन लिखता था, और वो जो लड़के आए उसको पढ़े, लड़कियां आए पढ़े। तो वो एक बार लकीली उस दिन जल्दी वो प्रोफेसर आ गया और प्रोफेसर ने पढ़ लिया, और उसमें जो लाइन लिखी थी मुझे आज तक वो याद है, क्योंकि उसके लिए मैं 2 महीने तक क्लास में मेरी एंट्री नहीं थी। वो लाइन थी कि आलमे इश्क में यारो पढ़ाई हो नहीं सकती, और पढ़ाई हो न हो यारो जुदाई हो नहीं सकती। क्या बात है। अबे उस दौर की कविताएं, वो उसी वैसे ही कविताएं सूझती थी, वैसे ही मस्ती करते रहते थे। तो उस लाइन के लिए मुझे क्लास से 1 महीने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। और मैं चूंकि कॉमर्स का विद्यार्थी था, मगर मैं ज्यादातर रहता था आर्ट फैकल्टी में, क्योंकि मेरी रुझान जो थी वो लिटरेचर से थी। तो मैं अपना क्लास अटेंड करके मैं सीधा चला जाता था
और हिंदी के प्रोफेसरों के साथ वहाँ कविताएं सुनता रहता था, उनसे डिस्कस करता रहता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौर में और बहुत बार पनिशमेंट मिला है। जी बढ़िया सर। एक और सवाल, साहित्य के जो कवि हैं हमारे नॉन बॉलीवुड, वो कौन से ऐसे हैं जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली है? बहुत सारे लोग भैया, जैसे हरबंस राय बच्चन जी, उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। मैथिली शरण गुप्त जी मुझे बहुत पसंद हैं। और पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत शायरा हैं परवीन शाकिर, वो मुझे बहुत पसंद हैं। और बशीर बद्र बहुत पसंद है। और मुझे दुष्यंत कुमार, एक दौर में मुझे दुष्यंत कुमार ने बहुत प्रभावित किया था। जब वो हिंदी में गजल कहनी उन्होंने शुरू किया, और खास तौर से उनकी गजल वो कि मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ, उसकी आंखों में एक जंगल है जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। तो ये तमाम राइटरों ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया, और इनकी गजलों से, इनकी नज़मों से, इनकी कविताओं से जीवन में बहुत कुछ सीखा है हम लोग। बढ़िया सर, एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम समाप्त करते हैं इस गुफ्तगू को। जी। फिल्म मेकिंग की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट बट आई थिंक इवन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। मैं देखता हूँ कि फ्रॉम द स्पॉट बॉय टू द हीरो, इट इज brilliant team effort and everything works with clockwork precision. जी। तो ऐसे इतने सारे किस्से हैं फिल्मों के पीछे, उनके बनने में, जैसे आपने कहा गाने के पीछे एक किस्सा था। तो is there some thought in Bollywood that you can chronicle the history of such incidents so that it can be a lesson for so many of generations to come कि teamwork and collaborative effort कैसे होता है? देखिए, बाकी तो डेफिनेटली हमारे यहाँ एक कहते ही हैं, हमारे यहाँ जब कोई फिल्म हिट होती है तो चाहे वो स्टार हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो या म्यूजिक डायरेक्टर, हर आदमी एक जुमला बोलता है। जब आप बोलते हैं भैया आपने बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बनाई, तो चाहे वो संजय लीला बंसाली हो कि राजू हिरानी हो कि डेविड धवन हो, हर आदमी एक ही बात कहता है कि दिस इज नॉट माई फिल्म, इट्स अ टीम एफर्ट। हर आदमी ने बहुत मेहनत की है। कोई भी दुनिया का काम, आज एक स्कूल, अगर आपका स्कूल सक्सेसफुल है तो वो जरूरी नहीं है कि आप अगर उसके प्रिंसिपल हैं तो आपकी वजह से ही केवल वो चल रहा है। उसके पीछे बहुत सारी लोगों की ताकत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि एक गाना हिट होने के लिए केवल ये जरूरी नहीं कि आपने गाना लिख दिया अच्छा, नहीं। अब आपने लिख दिया, अगर उस गाने की धुन अच्छी नहीं बनी तो गाना नहीं चलेगा। अगर धुन अच्छी बन गई और उसको करेक्ट, उसका ऑर्केस्ट्राइजेशन नहीं हुआ तो गाना नहीं चलेगा। अगर वो भी हो गया तो उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। अगर वो वही खाई के पान बनारस वाला अगर किसी बहुत छोटे से आर्टिस्ट के ऊपर होता तो शायद गाना इतना मशहूर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उस एक 5 मिनट के गाने के पीछे 1000 लोगों की मेहनत होती है, इतने सारे लोगों का एक टीम एफर्ट होता है, तब जाके एक गाना सफल होता है। वैसे ही फिल्म में भी है, एक स्पॉट बॉय से लेके, एक लाइट मैन से लेके, एक डांस डायरेक्टर से लेके, कैमरा मैन से लेके, ये तमाम लोग जब अपना बेस्ट देते हैं तब जाके एक बेस्ट फिल्म बन के आती है। Thank you very much, sir. It was wonderful. I'm sure my students have enjoyed interacting with you. Thank you very much. हो सकता है हम प्रभु से प्रार्थना करें आपका लंबा आयुष्य और हेल्थी लाइफ के लिए, एंड लेट्स होप वी क्रॉस आवर पाथ्स अगेन, और कहीं ना कहीं दोबारा हम इस लंबी जिंदगी के रास्ते पे हम मुलाकात दोबारा होगी। इस कामना के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। नहीं, और मेरी भी एक दुआ है कि मैं ये आशीर्वाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि आपके स्कूल से कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-4 तो समीर, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान आए और पूरी दुनिया को जैसे हम लोगों ने जो कुछ दिया उससे बेहतर दे। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। ये प्रॉमिस मैं जरूर करूंगा कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी मदद चाहेंगे। आप बनारस आए तो हम हमारे स्कूल जरूर आए सर। जरूर, ये वादा रहा आपसे। आओ जरूर। थैंक यू।